So once again, very good morning to all of you. Okay, so today we will start with our chapter number 7, that is rotational motion. And in that motion, all of you have known कि what do you mean by the term rotation. रोटेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, ये आप सभी को पता है. जिसका एक फिक्स एक्सिस हो, ठीक है, और उसमें क्या करे, सारी चीजें जो है उसकी जो वो है क्या करे, रोटेट करे. दैट इज नोन एज योर व्हाट, रोटेशनल मोशन. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं व्हीकल, ठीक है, टायर्स ऑफ ए व्हीकल, सो इन दैट केस ऑल्सो वी विल से दैट उसका एक ही एक्सिस होता है, एक पॉइंट होता है जिसपे वो क्या करता है, रोटेट करता रहता है व्हीकल. ऐसा ही है ना, चाहे वो आपकी स्कूटी हो, चाहे वो आपका कार हो, बाइसिकल हो, एनी ऑफ द व्हीकल, तो उसमें क्या होता है, एक एक्सिस पर वो क्या करता है, रोटेट करता है. देन दैट मोशन इज नोन एज योर व्हाट, रोटेशनल मोशन. क्या बोलते हैं उसको हम, रोटेशनल मोशन बोलते हैं. ओके, तो इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. व्हाट इज द टॉपिक नेम, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. इसमें आपके सब टॉपिक्स आ जाएंगे. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, वैसे चैप्टर का नेम ही यही है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. इसके बारे में आप पढ़ेंगे इसके अंदर पूरा चैप्टर, ठीक है. ये आपका एक तरह से चैप्टर का नेम भी आपका यही आता है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है. इसी के अंदर आप क्या पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, और एक आधा हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसके अंदर, ठीक है बेटा. तो आपका जो पहला टॉपिक है दैट इज नोन एज योर सेंटर ऑफ मास. क्या है बेटा, सेंटर ऑफ मास है. अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है बेटा, सपोज करिए मैंने ये बॉडी ले रखी है, ठीक है, मार्कर है. अब मैं इस मार्कर को का पूरा मास मैं कहाँ बोलूँ कि ये लाई करता है, कहाँ कंसेंट्रेट करेगा इस मार्कर का पूरा मास, बता सकते हैं, यहाँ पर या यहाँ पर, कहाँ लाई करेगा, सेंटर में, सेंटर पे. तो ये देखा जाता है कि ये वो पॉइंट होता है, सेंटर मास वो पॉइंट है वेयर ऑल द मास ऑफ द बॉडी मीन्स फुल मास ऑफ दैट बॉडी इज एज्यूम टू बी कंसेंट्रेटेड. जहां पर पूरा का पूरा मास कहाँ लाई करता है, एज्यूम करते हैं हम, जहां पे पूरा मास कंसेंट्रेट होगा उसको क्या बोलेंगे हम, उसका सेंटर ऑफ मास बोलेंगे. सपोज करिए मैं ये बोल रही हूँ कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करा है, सेंटर में, ठीक है, और मैंने क्या करा, एक और ऑब्जेक्ट को लिया और उसके सेंटर ऑफ मास से उसको एक मतलब फोर्स लगाना शुरू किया. जब उसको सेंटर ऑफ मास से फोर्स लगाऊंगी तो वो किस पाथ में जाएगा, एक स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, है ना, इस पाथ पे. लेकिन अगर मैं यही सेंटर ऑफ मास यहाँ ले आऊँ, सपोज करिए इफ आई एम कंसिडरिंग कि सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है, तो उस केस में कहाँ होगा, वो कहाँ लाई करेगा. इट मीन्स ये जो रोटेशन होगी इसकी वो कहाँ लाई करेगी. देखिए यहाँ से अगर मैं इसको फोर्स लगा रही हूँ तो ये कहाँ जाएगी, देखिए इस डायरेक्शन में मूव करेगी कुछ इस तरह से, है ना. और अगर मैं इसी केस को क्या करूँगी, यहाँ से सेंटर ऑफ मास कंसिडर करती हूँ और उसका क्या कहते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है, तो ये फोर्स कहाँ जाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना. इट मीन्स अगर हम सेंटर ऑफ मास यहाँ या फिर इस कॉर्नर पे कंसिडर करते हैं, देन इफ वी आर एक्टिंग द फोर्स दैट बॉडी विल रोटेट आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन. ओके, तो यही चीज इसमें बोल रखा है कि सेंटर ऑफ मास होता क्या बेटा, मैडम इट इज दैट मास where whole mass of the body is assumed to be concentrated, ठीक है. इसको क्या बोलते हैं हम, आपका सेंटर ऑफ मास बोलते हैं. जहां पे हम ये बोले कि सारा का सारा मास क्या कर रहा है, कंसेंट्रेट कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज योर सेंटर ऑफ मास. अब इसका सेंटर ऑफ मास का कुछ इफेक्ट्स है, जैसे मैंने अभी आपको बताया. अगर मैं ये मार्कर ले रही हूँ और इस मार्कर के ऊपर फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है, यहाँ से या यहाँ से, ठीक है, सेंटर ऑफ मास अगर हम यहाँ कंसिडर करते हैं, यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी कहाँ जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इन स्ट्रेट पाथ. इफ आई एम अप्लाइंग द फोर्स फ्रॉम दिस डायरेक्शन, अगर मैं इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रही हूँ तो वो बॉडी कहाँ जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है. इफ आई एम अप्लाइंग द फोर्स फ्रॉम दिस डायरेक्शन, मान लीजिए F1 फोर्स लगाया, F2 फोर्स लगाया, और अगर मैं यहाँ से लगाती हूँ F3 फोर्स, ये बॉडी स्ट्रेट ना जाके कहाँ मूव कर जाएगी, इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी. समझ आ रही है बेटा बात. तो फोर्सेस जो है वो एक्ट करते हैं बॉडी के ऊपर, वो हर एक डायरेक्शन से सेम होते हैं, लेकिन अगर आप
इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी कैसे वो कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी। इस साइड से लगाएंगे फोर्स तो वो स्ट्रेट पाथ में जाएगी, इस साइड से लगाएंगे फोर्स तब भी वो कहाँ जाएगी, स्ट्रेट पाथ में जाएगी। ओके, सो दिस इज नोन एज योर सेंटर ऑफ मास, कि अगर आप सेंटर ऑफ मास सेंटर से पास आउट होगा तो मास जो है बॉडी का वो कंसंट्रेट रहेगा सेंटर में ही, और वो पोजीशन फोर्स लगाने पर वो बॉडी कहाँ जाएगी, स्ट्रेट पाथ इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और अगर हम यहाँ से लगा रहे हैं देन इट विल मूव इन द राइट हैंड साइड, अगर हम यहाँ से लगाएंगे देन इट विल मूव इन द लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, लेकिन अगर हम कॉर्नर से लगाएंगे देन इट विल नॉट मूव स्ट्रेट इन द स्ट्रेट पाथ, इट विल मूव इन द सर्कुलर पाथ। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? दिस इज नोन एज योर सेंटर ऑफ मास। बताइए बेटा। टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ योर सेंटर ऑफ मास इज सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल इन वन डायमेंशन। ठीक है, दो पार्टिकल्स हैं, उसका हमने क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, और किस डायरेक्शन में, वन डायमेंशन में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से समझिएगा इसको भी। दिस इज द डेरिवेशन पार्ट। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन की बात करनी है। ठीक है, वन डायमेंशन क्या होता है बेटा? वन डायमेंशन मीन्स द ऑब्जेक्ट मूविंग इन द स्ट्रेट पाथ, उसी को वो क्या बोलते हैं, वन डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, वी आर कंसीडरिंग द वन डायमेंशन पाथ एंड कंसीडरिंग द टू बॉडीज। हमने दो बॉडीज को कंसीडर कर लिया। लेट दिस बॉडी इज M1 एंड दिस बॉडी इज M2। ठीक है, सपोज करिए इफ यू आर इन अ क्रिकेट प्लेग्राउंड, ठीक है, और वहां पर आपने क्या करना है, उस बॉल का, आपके पास टू बॉल्स हैं और टू बॉल्स का क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है वन डायमेंशन के अंदर। तो कैसे निकालेंगे? सपोज ये टू बॉल्स रखी है हमारे पास, दोनों का मास M1 और M2 कंसिडर किया, दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, सेंटर में, ऐसा नो है ना, सेंटर में लाई करेगा उसका सेंटर ऑफ मास। सपोज करिए हमने ले लिया कि यहाँ रिजिड सपोर्ट से फर्स्ट बॉल का जो डिस्टेंस है वो है आपका x1, क्या है, x1 डिस्टेंस है, and from the rigid support to the second mass you are having the distance that is x2। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये डिस्टेंस है आपका सेंट्रल मास का, that is xcm। xcm is the distance of center of mass। तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, हमेशा ध्यान रखना कैसे निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला निकालने के लिए होता है, जो इसका मास है उसको उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, जो इसका मास है उसको उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को ऐड करो और उसके मासेस से उसको डिवाइड कर दो। क्या बोल रहे ध्यान सुनिए। फर्स्ट बॉडी का मास कितना है, M1, स्मॉल m1 कंसिडर कर लीजिए, स्मॉल m1 स्मॉल m2। ठीक है, जो कि M1 डिस्टेंस इज x1 प्लस सेकेंड बॉडी मास इज M2 एंड डिस्टेंस इज x2, और नीचे मासेस कितना है दोनों बॉडी का, टोटल मास कितना हो गया, M1 प्लस M2। तो ये जो होता है दैट इज द फॉर्मूला फॉर योर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो आपका यही होता है कि M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2, और ये हर एक डिफरेंट एक्सिस के लिए डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, ये तो आपका क्या था, x एक्सिस के लिए था, तभी आपका xcm आ रहा है x एक्सिस के लिए। अगर यही बॉडी अगेन y डायरेक्शन में मूव कर रही होती तो फॉर डिफरेंट एक्सिस ycm कितना हो जाता, ycm हो जाता आपका M1 y1 प्लस M2 y2 बाय M1 प्लस M2। सिमिलरली अगर ZCM हो जाता z एक्सिस में तो ये कितना होता, M1 Z1 प्लस M2 Z2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो x y z एक्सिस में आपका चीज कॉमन क्या चीज आ रही है, वो आ रही है x एक्सिस है तो x यहाँ पे आएगा, अगर y एक्सिस है तो y यहाँ आएगा, अगर z एक्सिस है तो z यहाँ आएगा। ये चीज कॉमन है, अदरवाइज आपका फॉर्मूला आपका किसका आता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स इन वन डायमेंशन। दो पार्टिकल्स है हमारे पास और वन डायमेंशन हमने सिस्टम ले लिया, सो वी आर हैविंग द फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स इन वन डायमेंशन इज xcm is equal to m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2. So this is the formula for your center of mass of two particles in one dimension. Okay, so there is some cases, कुछ cases है इसके अंदर, वो क्या राइट करते हैं, cases। फर्स्ट केस है अगर आपके पास दोनों मासेस क्या हो जाए, m हो जाए। देखिए, if m1 is equal to m2 is equal to m, अगर दोनों मासेस m हो जाए, पुट करिए xcm में कितना आएगा आपके पास, mx1 प्लस mx2
divided by m plus m. What do you get? You get m common, you get x1 plus x2 divided by 2m. m and n cancel out. What do you get? x1 plus x2 by 2. ऐसा कोई फॉर्मूला आप मैथ्स में ही पढ़ते हैं जब आप क्या निकालते हैं, मीन पॉइंट का एवरेज निकालते हैं, यस और नो, मिड पॉइंट निकालते हैं। मैथ्स में भी ऐसा फॉर्मूला होता है, टू साइड्स का सम डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला उसी का ही आया है। देखिए दोनों का अगर मास सेम है तो उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, इट मींस हाफ हो जाएगा उन दोनों के डिस्टेंस के। ठीक है, सिमिलरली अगर आप YCM लेते हैं तो YCM में क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज y1 प्लस y2 बाई 2। ऐसे ही अगर आप ZCM लेते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, z1 प्लस z2 बाई 2। Okay, so these are the formulas of x-axis, y-axis and z-axis of two particles in one dimension. एक ही डायमेंशन में हमने दो पार्टिकल का हमने बता दिया सेंटर ऑफ मास। चलिए आई विल टेल यू। सो योर टॉपिक इज सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल्स इन टू डायमेंशन। ओके, वी आर हैविंग n पार्टिकल्स, हमारे पास n पार्टिकल्स हैं, एक सिस्टम है हमारे पास। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल रक्षाबंधन आ रहा है, ठीक है, तो आपने देखा होगा जो राखीज मिलती हैं उसके अंदर बहुत सारे डिजाइनिंग होते हैं ना, और उस डिजाइनिंग में सपोज करिए जो सर्कल वाला पार्ट होता है उसके अंदर क्या कहते हैं, अगर आपने देखा हो उस रक्षाबंधन वाली उस पर कुछ इस तरह से वो झालर से लगे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डेकोरेटिव पीसेस लगे होते हैं, कुछ इस तरह से लगे होते हैं ना राखी पे, जो पुराने इसमें करते थे। तो ये क्या है, सपोज करिए ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने ले लिया एक सिस्टम के ऊपर। ठीक है, हर एक का मास हमने कंसिडर कर लिया m1 m2 m3 up to so on mn। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। हमने क्या कंसिडर किया, एक सिस्टम कंसिडर किया, ये हमारे पास एक सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे मासेस लाई कर रहे हैं m1 m2 m3 up to mn। हमने यहाँ ले लिया लेट इट बी m1, यहाँ ले लिया m2, यहाँ ले लिया m3 और सो ऑन, ऐसे हमने ले लिया mn। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने शो कर दिए इसके अंदर। ठीक है, तो ओरिजिन से लेकर उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, इसको बिल्कुल स्ट्रेट बनाइएगा प्लीज। हाँ, ओरिजिन से लेकर जो उसका पोजीशन वेक्टर होगा वो हमने ले लिया लेट इट बी r1, कि r1 जो है वो पोजीशन वेक्टर है किसका, m1 पार्टिकल का। ऐसे ही हमने क्या लिया, ओरिजिन से m2 ले लिया और वो हमने क्या देखा, लेट इट बी r2 वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही हम m3 यहाँ लाई करते हैं, m3 हमने देख लिया, इसका पोजीशन वेक्टर हमने कंसिडर कर लिया r3 वेक्टर, और ऐसे ही mn जो हमने लिया है उसका हमने पोजीशन वेक्टर कंसिडर कर लिया rn वेक्टर। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, हर एक का मास m1 m2 m3 up to so on mn है। ठीक है, और टोटल मास सिस्टम का क्या होगा, वो होगा आपका कैपिटल N। सिस्टम का टोटल मास हो गया कैपिटल N। ठीक है, और ये किस डायमेंशन में लाई कर रही है, टू डायमेंशन में, दैट इज x और दैट इज y। इट मीन्स अगर मैं इसी पार्टिकल्स को राखी को इसके अंदर पुट कर दूं तो बहुत सारे जो ये मासेस हैं n नंबर ऑफ मासेस, ये किस में लाई करेंगे, आपके टू डायमेंशन में लाई करेंगे। ओके, अप टू हियर एनी प्रॉब्लम इन द डायग्राम, टेल मी इन द डायग्राम। ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी कंसीडर, तो बेटा सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप किसी भी फिगर को बनाते हैं तो उस फिगर को एक्सप्लेन करना, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में या आगे भी एग्जाम्स में जब आप दोगे तो सिर्फ आप डायरेक्ट डेरिवेशन से स्टार्ट नहीं करोगे। जैसे जैसे आपने बनाया है, क्या कंसिडर किया है, उसको पहले आप लिखोगे, उसके बाद आप डेरिवेशन स्टार्ट करोगे, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। मैं पहले बता रही हूँ आप लोगों को दैट इफ यू हैव टू डिराइव एनी ऑफ द डेरिवेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू डिस्क्राइब योर डायग्राम। आपको डायग्राम को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैम शो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बताएंगे नहीं, आप खुद लिख सकते हैं कंसिडर टू डायमेंशनल सिस्टम x and y and there is system of particles. In that system of mass we are having n number of particles having the mass m1 m2 m3 up to so on mn, and they are having the position vector from the origin, that is r1 r2 r3 up to so on rn। तो ये आपको कैसे ऐसे जो स्टेटमेंट है वो लिखनी पड़ेगी पहले। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। n पार्टिकल्स का हमें जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने क्या देखा, दैट इज r1 r2 up to so on rn। तो ऐसे ही सेंटर ऑफ मास का कितना हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बताया था ना अभी मैंने आपको, दैट इज xcm इज इक्वल टू, वो तो x एक्सिस के अलॉन्ग था, m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने पार्टिकल्स है, n पार्टिकल्स है, तो यहाँ पर हमारे पास ना तो x एक्सिस लाई करेगा ना ही y एक्सिस लाई करेगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख लीजिए क्या, RCM, क्योंकि आपके पास पोजीशन वेक्टर है इसलिए आप RCM कंसिडर करेंगे।
तो RCM जो है वो किसके इक्वल होगा, मासेस n है तो n नंबर ऑफ मासेस के बारे में लिखेंगे। फर्स्ट मास के लिए क्वेश्चन में कितना है R1, डिस्टेंस कितना है R1, तो ये हो गया बेटा m1 R1 प्लस सेकेंड मास के लिए क्वेश्चन में कितना है R2, तो ये हो गया बेटा m2 R2 अप टू सो ऑन। चलिए थर्ड के लिए लिख लेते हैं m3 R3 अप टू सो ऑन mn Rn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू सो ऑन mn। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इट इज नोन एज द सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम। 2 पार्टिकल के लिए था m1x1 प्लस m2x2 बाय m1 प्लस m2। 3 पार्टिकल्स के लिए अगर पूछा जाता है तो यू गेट m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। इफ देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स देन यू आर हैविंग m1 m2 m3 अप टू mn Rn के साथ बाय m1 अप टू सो ऑन mn। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए? नो मैम। ओके, नो मैम। so now what we have to consider r vector cm is equal to, क्या मैं इस होल मासेस को, तो ये आपका m नंबर ऑफ मासेस हैं, shall I consider it as capital M? इसको कंसिडर कर सकते हैं कैपिटल M। देखिए सारा का सारा मास है ना ये, तो हम क्या कंसिडर करेंगे इसको m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अप टू सो ऑन mn Rn डिवाइड बाय there are lot of masses that is your m। इन पूरे masses को हमने टोटल मास के इक्वल कंसीडर कर लिया, that is m। ओके, then take this m to this side, इस m को यहाँ लेकर जाइए। जब आप इस m को यहाँ लेकर जाएंगे what do you get, m r vector cm is equal to m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 up to so on mn rn वेक्टर। ठीक है बेटा, अब अपनी क्या करना है, इसका फॉर्मूला निकालना है। वो फॉर्मूला आपका मोमेंटम के केस में भी हो सकता है, वो फॉर्मूला आपका फोर्स के केस में भी हो सकता है। अब वो कैसे होगा वो देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। m इसको डिफरेंशिएट किया कितना आएगा, drcm by dt। डिफरेंशिएट किया क्योंकि m तो मास तो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी। इसको डिफरेंशिएट किया, इज इक्वल टू m1, इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा dr1 by dt प्लस m2 dr2 by dt प्लस m3 dr3 by dt अप टू सो ऑन mn drn by dt। ठीक है, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम? क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम किसका फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लिखेंगे एज dr by dt इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो आप लिख सकते हैं, तो एज dr by dt is equal to displacement by time, और वो किसके इक्वल होता है? that is equal to your velocity। वो वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो जहाँ पर भी dr है, drcm है तो यहाँ पे vcm लिख देंगे, यहाँ dr1 by dt है तो यहाँ v1 लिखेंगे, यहाँ dr2 by dt then it is equal to v2, similarly dr3 by dt then v3, similarly drn by dt that is vn। तो आप पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये मिल जाए m vcm is equal to m1 v1 vector plus m2 v2 vector plus m3 v3 vector up to so on mn vn vector। ये आपके पास लाई बचा है यहाँ पर। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास इनटू वेलोसिटी? क्या होता है, व्हाट इज मास इनटू वेलोसिटी? मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है बेटा? मोमेंटम। ठीक है, तो मास इनटू वेलोसिटी को आप क्या लिखेंगे? मोमेंटम लिखेंगे। जब आप इसको मोमेंटम लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, pcm, मोमेंटम इज p, स्मॉल p लिखेंगे, pcm इज इक्वल टू, हियर इट इज p1, इट इज p2, इट इज p3 एंड हियर इट इज नोन एज pn। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, यहाँ से हमारे पास आ गया बेटा दैट इज नोन एज योर मोमेंटम। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? पहले यहाँ तक बताइए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम लाइक? क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा आएगा। नो मैम। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू,
ये जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है, इसका फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करिए। इस फर्स्ट इक्वेशन को भी आप क्या करिए, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करिए। देखिए आपको क्या मिलता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम फर्स्ट इक्वेशन को। देखिए नाउ डिफरेंशिएट योर फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के विद रिस्पेक्ट टू आप फर्स्ट इक्वेशन को कर रहे हैं, डिफरेंशिएट तो आपके पास कितना आ जाएगा, m dvcm by dt is equal to m1 dv1 by dt plus m2 dv2 by dt plus m3 dv3 by dt up to so on mn dvn by dt. What is the change in velocity by time taken called? Change in velocity by time taken acceleration. ठीक है, so we can consider this as an acceleration. ठीक है, आगे आपकी एक्सेलरेशन आ गई। तो जहां पर भी dvcm by dt था वहां आपने क्या कर दिया बेटा, इसको एक्सेलरेशन कंसीडर कर दिया। m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 अप टू सो ऑन mnan। ठीक है, और m इंटू a क्या कहलाता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू ma। ठीक है, ये फॉर्मूला था कि फादर इज इक्वल टू मॉम, तो f इज इक्वल टू व्हाट, m इंटू a। तो यहाँ पर m इंटू a आपको क्या कहलाएगा, दैट इज नोन एज योर फोर्स। कि FCM इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू सो ऑन प्लस Fn। तो ये आपका क्या आता है, दिस इज नोन एज योर सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल इन टू डायमेंशन। तो सारे के सारे का जो सेंटर ऑफ मास है, फोर्स जो लाई कर रहा है, वो फोर्स कितना होगा, FCM होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ फोर्स होगा, और वो किसके इक्वल होगा, इंडिविजुअल सम ऑफ ऑल द फोर्सेस के इक्वल होगा। सो दिस इज नोन एज योर सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल्स इन टू डायमेंशन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम?